तो एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोग कैसे हो, कमेंट करके बताइए मेरे को आप सभी लोग कैसे हो। चलिए आज का आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए आए हैं। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए आए हैं। जिस भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं होगा उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है, पूरे बुक से लिया गया है। ज्योग्राफी का इनका भूगोल का पूरे बुक से लिया गया है। चलिए देखते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी। ए ऑप्शन है 1245 घन मीटर, बी ऑप्शन 1545 घन मीटर, सी ऑप्शन है 1645 घन मीटर, डी ऑप्शन है 1445 घन मीटर। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी। तो देखिए जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो थी 1545 व्यक्ति घन मीटर थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा हम लोग का 1545 घन मीटर। तो इसका राइट आंसर हम लोग बी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न लिखे हैं, नीरू मीरू नामक संभर विकास परियोजना निम्न में किस राज्य में संबंधित है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई, नीरू मीरू नामक संभर विकास परियोजना निम्न में किस राज्य में संबंधित है। देखिए नीरू मीरू विकास परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी। तो आप लोग बी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, रुको और जाओ नव निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है संभववाद, बी ऑप्शन है निश्चयवाद, सी ऑप्शन है नव निश्चयवाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से मेरा भाई, रुको और जाओ नव निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए नव निश्चयवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर जी ने किए थे। रुको और जाओ नव निश्चयवाद का दूसरा नाम नव निश्चयवादी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा सी, नव निश्चयवादी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग सी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 4 9 प्रश्न पर। 4 9 प्रश्न में लिखा है, लुसियन फाइव संबंधित है। ए ऑप्शन है नीतिवाद से, बी ऑप्शन संभववाद से, सी ऑप्शन है मानवतावाद से, डी ऑप्शन संस्कृतिवाद से। तो देखिए लुसियन फाइव जो है संभववाद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी, संभववाद से संबंधित है लुसियन फाइव। तो इसका राइट आंसर हम लोग बी याद रखेंगे, बी हम लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखे एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रैड जेल, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन टेलर, डी ऑप्शन है महबूबुल्लाह। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन। तो देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक जो है फ्रेडरिक रैटजेल है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा करेक्ट ए, फ्रेडरिक रैटजेल है एंथ्रोपोजियो नामक ग्राफी पुस्तक के लेखक। तो इसका राइट आंसर हम लोग ए याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 6 9 प्रश्न पर। 6 9 प्रश्न में लिखा है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। ए ऑप्शन है 50% भाग, बी ऑप्शन 60% भाग, सी ऑप्शन 70% भाग, डी ऑप्शन है 80% भाग। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो देखिए एशिया में 60% भाग निवास करता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। तो हम लोग याद रखेंगे बी, 60% एशिया में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग बी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 7 9 प्रश्न पर। 7 9 प्रश्न में लिखा है, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। ए ऑप्शन है गंगा डेल्टा से, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र घाटी, सी ऑप्शन है नीलगिरी, डी ऑप्शन है डलमा हिल। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई। तो देखिए भारत में चाय की खेती जो है ब्रह्मपुत्र घाटी से आरंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा बी,
ब्रह्मपुत्र घाटी से आरंभ हुई, तो इसका राइट आंसर भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में लिखा है निम्न में कौन जूट उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है कृष्ण डेल्टा, बी ऑप्शन है गंगा डेल्टा, सी ऑप्शन कावेरी डेल्टा, डी ऑप्शन नर्मदा डेल्टा। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई निम्न में कौन जूट उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो देखिए जूट उत्पादन क्षेत्र जो है गंगा डेल्टा है, तो इसका राइट आंसर हम लोग याद रखेंगे बी, गंगा डेल्टा है जूट उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, तो बी आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में लिखा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन पंजाब में, सी ऑप्शन मेघालय में, डी ऑप्शन केरल में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है कहाँ पर है? तो देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है मेघालय राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन जूट को, बी ऑप्शन कपास को, सी ऑप्शन गेहूं को, डी ऑप्शन गन्ना को। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? देखिए कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कपास। चलिए चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में लिखा है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? ए ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1958 में, सी ऑप्शन 1968 में, डी ऑप्शन 1978 में। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष हुआ था, शुरू हुआ था? तो देखिए 1958 में इंदिरा गांधी निर्माण का कार्यकाल शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा 1958 में, तो बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वें प्रश्न में लिखा है कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन गंगा नदी पर, बी ऑप्शन दामोदर नदी पर, सी ऑप्शन है हुगली नदी पर, डी ऑप्शन है यमुना नदी पर। तो देखिए कोलकाता पत्तन जो है हुगली नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता पत्तन, कोलकाता पत्तन। तो आप लोग सी याद रखिएगा। देखिए ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से आप लोग का बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा, क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा जाएगा, तो आप लोग इस नंबर पर ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। मैसेज कीजिए मेरे को, आप लोग को मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वें प्रश्न में लिखा है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है? ए ऑप्शन एम्पियर से, बी ऑप्शन ओमीटर से, सी ऑप्शन है वैकरल से, डी ऑप्शन डेसिबल से। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है डेसिबल से होता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा डी, डेसिबल से होता है ध्वनि प्रदूषण का मापन, तो इसका राइट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वें प्रश्न में लिखा है इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता है था? ए ऑप्शन है बीकानेर नहर, बी ऑप्शन है राजस्थान नहर, सी ऑप्शन जोधपुर नहर, डी ऑप्शन अजमेर नहर। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है, इसीलिए राजस्थान नहर नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वें प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है? ए ऑप्शन है गेहूँ, बी ऑप्शन है कोको और चाय, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है राई। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है? तो कोको और चाय रोपड़ फसल है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा।